नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई, कोलेजियम, मास्टर ऑफ रोस्टर आजकल कभी भी ये खबर से बाहर नहीं रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों के 5 जस्टिस की नियुक्ति का प्रावधान होगा। केस का बोझ ज्यादा है, 5 और न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति नियुक्त किए जाए। अब 5 जज कैसे, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? कोलेजियम, सबको पता है, कोलेजियम नियुक्ति के लिए सिफारिश करती है नामों की, और कोलेजियम की सिफारिश पर फिर उन नामों पर मुहर लगने की औपचारिकता निभाई जाती है। लेकिन इसमें भी जैसे आप हम संसदीय परंपराओं की बात करते हैं, संसदीय परंपरा ऐसी है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसे ही कोलेजियम वरिष्ठता के आधार पर सीनियरिटी को देखते हुए नामों का चयन करती है। लेकिन अद्भुत, इन 5 जजों का नाम आ गया। कौन से 5 जज सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले हैं? वरिष्ठता के क्रम को देखें तो 2 जज इसमें ऐसे छूट गए जो सीनियरिटी के हिसाब से सूची में हो सकते थे, क्योंकि उनको बाईपास करके कोई आ रहा है तो वो पीछे छूटे, उनको आउट किया गया। सुप्रीम कोर्ट में नो एंट्री हुई उनकी, जबकि वो सीनियरिटी के हिसाब से वहां पर आने चाहिए थे, उनकी बजाय कोई और आया। वो दोनों जज जिनकी बात हम करेंगे, वो दोनों जज देश में धाकड़ ईमानदार जजों में गिने जाते हैं। और आप सबको नाम पता होगा जस्टिस अतुल श्रीधरन का, वही अतुल श्रीधरन जिसने मध्य प्रदेश वाले मंत्री शाह पर सुओ मोटो लिया था और पसीना छूट गया था पूरे के पूरे मोदी एंड कंपनी को, मोदी के इकोसिस्टम को, सबको पसीना छूट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह से उसमें राहत दी, बचाया, नहीं तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटकी हुई थी। दूसरे, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस गुरमीत, उनकी भी ईमानदारी के तमाम चर्चाएं होती रहती हैं। ये दोनों छूट गए। अतुल श्रीधरन के साथ तो खैर बहुत कुछ हो गया। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां जजों की संख्या बहुत ज्यादा है, उस हाई कोर्ट में भेजे गए जहां वो सीनियरिटी में ही पीछे उस हाई कोर्ट में खिसक गए काफी। तो बहुत सारे सवाल हैं, और ये सवाल अब न्यायिक क्षेत्र में शुरू हो गए हैं। हेमंत भाई को लाइए, क्योंकि जहां पर लीगल मामला होता है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का कवर भी किया है और हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, हम दोनों लोग। स्वागत है हेमंत भाई। मैं सीधा आपको नाम पर लाता हूं, जरा दिखाइए, हेडलाइन दिखाइए, कौन लोग आए हैं। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम रिकमेंड्स 5 न्यू जजेज एमिड राइजिंग केस लोड्स। ऊपर ले जाइए, ये ऊपर लाइए। हाँ, मिस्टर जस्टिस सील नागू, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इनकी चर्चा काफी रही है, अब आगे चर्चा भी हेमंत जी करेंगे। जस्टिस श्री चंद्रशेखर, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। मिस्टर जस्टिस संजीव सचदेवा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जस्टिस अरुण पल्ली, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और मिसेज वी मोहन्ना, ये सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं, ये वरिष्ठ अधिवक्ता से अब जस्टिस होंगी सुप्रीम कोर्ट में। ये 5 नाम है। पहले इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पहले भी भ्रष्ट जज थे और आज भी भ्रष्ट जज हैं। ये टिप्पणी हम करेंगे तो गुनाह होगा। सीबीएसई के चैप्टर में, अगर चैप्टर में इतने छोटे से पैराग्राफ में लिखा जाएगा तो तत्काल पेशी हो जाएगी, हटवा दिया जाएगा, पैनल से हटा दिया जाएगा, लिखने वालों को पैनल से हटा दिया जाएगा। उस समय जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई की न्यायिक सक्रियता नजर आती है। लेकिन ये टिप्पणी अगर देश की हाई कोर्ट करे, एक हाई कोर्ट, तो फिर आप उसको क्या करेंगे? हाई कोर्ट के जजों को भी क्या खड़ा कर देंगे न्यायिक सक्रियता के तहत कटघरे में? ये सवाल है नेक्स्ट पार्ट के लिए कि पहले भी भ्रष्ट जज थे, आज भी हैं। लेकिन हेमंत भाई, ये 5 जजों की नियुक्तियों पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, मोटा मोटा सीधा सवाल।
सबसे आसान। क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ऐसा इसमें गड़बड़ नजर आ रहा है? अजीज भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए ये मसला दो के उसकी कॉलेजियम की मीटिंग हुई, उसके बाद जो कल वाली मीटिंग थी उसके बाद ये प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें अपॉइंटमेंट्स की बात कही है, सरकार को रिकमेंडेशन की बात कही है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो जो जजेस हैं उनको किस तरीके से सीनियरिटी को बाईपास किया गया है, और इसको जो है सबसे पहले टेकअप भी किसने किया, जो बहुत ही साथी जर्नलिस्ट, बहुत ही प्रोएक्टिव जर्नलिस्ट है सौरभ दास। हम कई बार उनके कामों की चर्चा करते हैं, किस तरीके से वो हर एक चीज को बहुत सोच समझ के बारीकी से सब निकाल के लाते हैं। इसमें सवाल ये नहीं कि 5 जज, पहले 32 जज थे, अब चूंकि केस लोड ज्यादा है तो 38 की सिलेक्शन स्ट्रेंथ की गई है उसमें। तो 5 नए जजेस की नियुक्ति की जब बात आई तो सौरभ दास ने सबसे पहले निकाला कि इसके अंदर ठीक है जो कुछ भी है अपॉइंटमेंट, हम किसी की अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहे। सवाल ये कि दो जो सबसे स्ट्रेट स्पाइन वाले जज थे, जो सबसे धाकड़, आपकी भाषा में मैं कहूँ जो आपका वो होता है, तो जो सबसे दो धाकड़ जज थे वो कहाँ चले गए, जो सीनियरिटी में बाकायदा थे, देवर इन द लाइन फॉर दिस। नंबर 1 पे जस्टिस जीएस संधवालिया, जो आजकल चीफ जस्टिस है अपने हिमाचल हाई कोर्ट के, और पेरेंट जज उनका हरियाणा हाई कोर्ट या हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। और दूसरा है न्यायमूर्ति अतुल सिंघल। उनको आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। जबलपुर से जब उन्होंने विजय शाह वाला जो काम किया था, जैसे पर्चा दर्ज कराया था, उस बात को किसी ने दिल पे ले लिया, शायद रातों रात उनका तबादला हुआ। फिर तबादले में एक लाइन लिखी गई, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ही मे बी ट्रांसफर्ड टू। वो सारी चीजें हमने शो में की कई बात। सवाल आशीष भाई ये है ही नहीं, सवाल ये है कि ये न्यायपालिका अब हमारी जा कहां गई। असली मुद्दा यहां पर आके लगता है। आप किसको लगाना चाहे किसको ना लगाना चाहे, सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि जो ये स्ट्रेट स्पाइन के लोग हैं, जिनकी जो इंटीग्रिटी है वो बियॉन्ड एनी सस्पिक्शन है, वो क्यों रह जाते हैं और किस तरह के लोग आने लगे। चेन्नई हाईकोर्ट का आपने देखा होगा, जिस तरीके से जज को बहुत अर्ली मॉर्निंग में शपथ दिलाई गई, क्योंकि 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था। एक सत्तारूढ़ पार्टी की प्रवक्ता को बॉम्बे में पंजाब उसका हाईकोर्ट का जज बना दिया गया, और ऐसी तमाम सारी चीजें, बेसिकली ये सारी की सारी चीजें सामने आई। अब आशीष भाई जो असली सवाल है ना, जो सवाल जिसपे ये शो करना पड़ा, वो है कि देश की सर्वोच्च संवैधानिक अदालत में स्वतंत्र और जो उच्च सत्यनिष्ठा वाले जो लोग हैं उनको नियुक्त करने में लगातार विफलता, कॉलेजियम की सबसे गंभीर विफलता क्यों बनती जा रही है। जिन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या होता है देखिए, दो खेल। एक तो बहुत सारे जजों की रिकमेंडेशन की जाती थी कॉलेजियम में, अब तो इस बात का जिक्र 1-1.5 साल से होना ही बंद हो गया। नहीं तो क्या था कि कॉलेजियम रिकमेंडेशन करता था, सरकार उसमें से कुछ को लेके बैठ जाती थी, कुछ को नोटिफाई कर देती थी। तो जिनको लेके बैठ गई वो या तो वो सीनियर जजेस है, नहीं तो वो सीनियर एडवोकेट्स, और वो जब लंबे समय तक लटका रहेगा तो क्या होगा कि उनमें से ज्यादातर उसमें आने से ही मना कर देंगे बेंच के, या उनके जूनियर उनसे सीनियर हो जाएंगे। ये लगातार चला और अब तो इसकी चर्चा भी बदल गई। इस चर्चा बंद होने का मतलब समझ लीजिए, वरना बेंच तो आपको पता है ना किस तरह का रुख करती थी इस तरह के मामलों में, कि हम आपको ये टाइम दे रहे हैं, हम आपको ये टाइम दे रहे हैं। बहुत जबरदस्त हमने कई बार वो किया, लेकिन अब वो सारी चीजें अब सब गायब है। कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया, तारीफ करने की बात है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया। हाँ, उसके लिए साधुवाद है मोदी जी को भी, सारे चीफ जस्टिस को भी। इससे भी जो ज्यादा चिंता की बात है शीश भाई है, वो है कि इन मुद्दों पर चारों तरफ सिस्टम ने राजनीतिक चुप्पी साध ली। 70 के दशक में आपको याद होगा, जब किसी जज को इस तरीके से ओवरलुक किया जाता था तो बाकायदा पॉलिटिकल इशू बनता था, जस्टिस खन्ना से लेकर तमाम से उड़ा। आज पूरे के पूरे सिस्टम ने उसके ऊपर बात करना ही बंद कर दिया, पूरा कोई चर्चा नहीं होती। न्याय सवाल इसमें अल्टीमेटली इसमें होगा क्या, कि जो न्यायिक व्यवस्था है ना आशीष भाई हमारी, इसमें 140 करोड़ लोगों का एक भरोसा है, ठीक, कि हम जाएंगे तो वो हो जाएगा। पिछले कुछ समय में जिस तरह के फैसले आए, पिछले कुछ समय में जिस तरह की लोगों समाज सापेक्ष, जो नागरिक सापेक्ष जो डिसीजंस होते हैं, उनको लेकर के जिस तरीके का रुख रहा है, मैं किसी व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, लेकिन कॉकरोच से लेकर के जो इस तरह की चीजें जो सामने आई, वो गुड टेस्ट में तो नहीं कह सकते, बेशक स्पष्टीकरण दे कोई और दे। तो अब जो ये जिस तरीके का स्टफ को अपॉइंटमेंट की जा रही है, और फटाफट आपको पता है जैसी रिकमेंडेशन जाती है खट से नोटिफाई हो जाती है, तो वो क्यों है कि दे आर ऑन द सेम पेज, कॉलेजियम एंड द गवर्नमेंट। नहीं तो इस पर तो लगातार विवाद रहता था, और वो विवाद किन पे रहता था कि जजेस विद स्पाइन,
जिनकी वो कमर सीधी है और जो झुकते नहीं है, उनके ऊपर पंगा होता था ये। तो अब जो है बेसिकली जो ये परिस्थितियां चल रही है सारी की सारी, ये न्यायिक व्यवस्था की जो जिसको आप कहते हैं ना डेक्ली नीचे गिर रही है, उसका शरण हो रहा है जो, वो कैसे हो रहा है? चुप्पी साध ली जाती है, समझौतावादी रवैया अपना लिया जाता है, नॉन ट्रांसपेरेंट में अपारदर्शिता की बात है, और औसत दर्जे के सामान्य लोगों को ले लिया जाएगा, इसका बड़ा कारण। आपको याद होगा जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली के एलिवेशन को लेकर के बाकायदा नोट लिखा, अपना डाइसेंट नोट लिखा, और ये भी कहा कि इसको पब्लिक कर दिया जाए। नहीं किया गया। ठीक, कितने लोग उसमें सुपरसीड हुए नहीं हुए, इस केस के अंदर भी ये इसमें चर्चा इसीलिए हो रही है कि जस्टिस संधवालिया क्यों सुपरसीड हुए। ठीक, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज किस तरीके से, अतुल सिरदर्न साहब, वो कैसे सुपरसीड हुए। और अब ये परिस्थिति केवल जुडिशरी तक नहीं बची, अब जो बहुत सीनियर एडवोकेट है वो प्रैक्टिस भी छोड़ने की बात करने लगे। एक ने तो छोड़ भी दी कि इन यहाँ पे मैं क्या जाऊं कोर्ट में करने, हमें पहले पता होता है, बेंच लगते ही हमें पता होता है कि कहाँ फैसला होगा, क्या फैसला होगा। ये बाकायदा बार के बहुत सीनियर लोग कह रहे हैं, यशी चित्रंजन हेमंत की टिप्पणी नहीं, जज को बिठा करके कहा है, रिटायर्ड जजों ने बैठ करके, कपिल सिब्बल वाला शो आपने देखा होगा, कपिल सिब्बल बैठे उसमें चर्चा भी की थी दवे साहब ने। तो दुर्भाग्य क्या है आशीष भाई कि यदि ये सिलसिला जो एवरेज और मीडियोकर लोगों को लगाने का चलता रहा कथित तौर पर, तो कुछ ये मतलब बेसिकली क्या कि बिना रोक टोक के जब जिस तरीके से चल रहा है, तो एक ऐसा समय भी आ जाएगा जब देश का एक बड़ा वर्ग जो है इस व्यवस्था की वैधता पर ही सवाल उठाएगा, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाएगा, और वो लगातार होने लगा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अदालत इसलिए टिकी हुई है आज अपनी जगह पर, क्योंकि लोग अब भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं न्याय, निष्पक्षता, संवैधानिक नैतिकता अभी भी कुछ बची हुई है। लेकिन जिस दिन आप सोचिए, जिस दिन लोगों का ये विश्वास टूट जाएगा, तो उस दिन देश में अराजकता का खतरा पैदा हो जाएगा। इससे पहले कि कोई देर हो, इस पूरे मामले पर सारे कॉलेजियम को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार तो खैर क्या ही सोचेगी, सरकार तो आनंद में है, घोर आनंद में। 2014 के बाद जिस तरीके के फैसले लगातार आए हैं, 2016 के बाद आप कहोगे तो मैं पूरी सूची भी पढ़ दूंगा उनकी, किन किन केसेस में क्या क्या फैसले आए हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक चिंता का विषय लगातार होता जा रहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी मदर ऑफ डेमोक्रेसी में कितनी जरूरी थी, लेकिन आज किस तरीके के लोगों को भर्ती करके और किस तरीके के फैसले आ रहे हैं, उस पर मतलब वास्तव में गंभीर चिंतन की बात है। और अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात को यही मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप उसको, अशोक लवासा साहब आपको याद होंगे चुनाव आयोग से किन परिस्थितियों में वो इस्तीफा देके गए, उनका भी वही डाइसेंट नोट वाला इश्यू था कि प्रधानमंत्री को नोटिस जारी करना चाहिए, पूछना चाहिए। उन्होंने आज एक लेख लिखा है, अगर हो सके तो इंडियन एक्सप्रेस का लेख है, वो दिखा दीजिए दर्शकों। बहुत कम हिम्मत वाले लोग हैं जो इस तरीके का लेख लिख सकते हैं। वो इंडियन एक्सप्रेस का मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा एक बार वो दिखा दीजिए जो आज जो लवासा साहब ने लिखा है। उसमें बेसिकली जो कल फैसला है, 124 पेजेस का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और सीजीआई की बेंच, उसके बावजूद भी जिस तरीके का पूरे देश में चर्चा हुई और हुई, तो लवासा साहब ने विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मोमेंट उस पर आज एक पूरे का पूरा ऑपेड लिख डाला इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। और वो उन्होंने एक बहुत ही गजब की बात कही, बहुत ही कमाल की बात, जो एक ब्यूरोक्रेट से आज के जमाने में हम अपेक्षा भी नहीं करते कि इस तरह की कोई बात कहेगा। और मोदी जी के समय में ही अशोक लवासा साहब इलेक्शन कमिश्नर भी थे, उन्हीं के समय में उनका इस्तीफा भी हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ उस पर कई बार हमारी चर्चा हुई। लवासा साहब क्या कहते हैं उस लेख के अंदर? लवासा साहब कहते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा किए गए मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया है, जिससे प्रतिद्वंदी खेमों में खुशी और निराशा का माहौल है। मुझे आश्चर्य है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, वो कहते हैं मुझे आश्चर्य है कि क्या इससे किसी को हैरानी हुई। कल हम यही चर्चा कर रहे थे कि किसी को हैरानी नहीं हुई, तो लवासा साहब भी आश्चर्यचकित है कि इससे किसी को हैरानी हुई क्या। और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चुनाव आयोग के पक्ष में एक करारा प्रहार है। चुनाव आयोग के पक्ष में एक करारा प्रहार है। और खत्म क्या करते हैं, हार किसकी हुई। गजब की बात कही है, हार तो इस देश के मतदाता की हुई ना भाई। ये उन्होंने आज ओपेड लिखा है, कोर्ट ऑर्डर्स हैंड्स ईसी ए क्लीन चिट बट एसआईआर डिलीटेड स्टिल अवेट जस्टिस। वो जो 27 लाख लोग थे वो तो आज भी न्याय की उम्मीद किए बैठे हैं ना, उनको तो आज भी इंतजार है उसका। तो हेड्स ऑफ टू अशोक लवासा साहब
कि इस देश में आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो इतनी सो कॉल्ड सत्ता के दम में मत वाली सरकार को सीधा सीधा चैलेंज करते हैं। इन्होंने लिखा, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पूरा जो वेस्ट बंगाल का बिहार का नाटक चल रहा था एसआईआर का, ये थे कुरैशी साहब थे और एक आध और थे जिन्होंने पूरा का पूरा सारे खेल को खोल के इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया, उसी संस्था में जिसको उन्होंने कभी हेड किया था वेरी रिसेंटली। और जो मोदी जी के जो प्रिय है राजीव अग्रवाल, वो तो उनके तो मेरे ख्याल आपको पोस्टर लगवा रखे होंगे, कहीं मिले तो बताना, कोई कुछ नहीं कहेगा, घर आ जाओ या मीडिया से बात कर लो। और अब जो ज्ञानेश गुप्ता, उनकी तो कमाल ही है, उनका तो पूछे ही मत। तो आशीष भाई, ये जो सारा विषय है ना, ये असल में अब कहां पहुंच गया है कि मोदी सरकार को चुनाव जिताने के लिए, सत्ता कब्जाने के लिए अभी तक तो केवल ज्ञानेश की कृपा जो है खुलेआम हो रही थी, अब सुप्रीम सूर्य का आशीर्वाद भी खुलकर मैदान में आ गया है, इसलिए ये सारे सवाल उठे। और साथ ही सौरभ दास ने, जो आपको याद हो अभी रिसेंटली क्यों सवाल उठा कि जस्टिस नागू पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हैं मूल रूप से, दिखाया आपने। अभी आपने देखा कि 6 सांसद आम आदमी पार्टी के कहां गए, भाजपा के अंदर। किस राज्य में? पंजाब के अंदर। जिस राज्य में, पंजाब में विधानसभा की 2 सीट भाजपा के पास है, वहां उनके 6 सांसद आम आदमी पार्टी के चले गए। उनमें से कुछ के खिलाफ केसेस थे पंजाब सरकार में, पंजाब। तो उनको किस तरीके से राहत मिली आउट ऑफ वे जाकर के, रोस्टर बदल करके, वो सौरभ दास ने पूरा खुल के लिखा था। और एक आपको याद होगा कई दशक पहले अपने जो साथी पत्रकार थे छत्रपति साहब सिरसा के, सच कहूं के संपादक, उनकी हत्या हुई थी। उसमें बाबा राम रहीम को जिस तरीके की सजा हुई थी, उनको रिसेंटली हाईकोर्ट ने जिस तरीके का फैसला दिया, तो उन सारी चीजों को सौरभ दास ने रेफर किया था उस अपने, जो आज उन्होंने सारा का सारा ट्वीट करके सारी चीज खोलने की कोशिश। जज के महान जजमेंट्स को क्यों ना बताया जाए देश के सामने। हाँ। तो वो जो आम आदमी पार्टी वाले एमपीज गए थे, उनका तो पूरा विवरण दिया था उन्होंने कि किस बेंच में था, रोस्टर कहां चला गया, क्या राहत मांगी थी, राहत उससे भी ज्यादा मिल गई, या उसको और कोई होता तो नहीं मिलती। बहुत ही लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा था। वास्तव में ऐसे जर्नलिस्ट अभी भी बचे हुए, लवासा साहब जैसे अफसर बचे हुए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड चुनाव आयुक्त बचे हुए, और सौरभ दास जैसे पत्रकार भी बचे हुए। नहीं बचा है तो इस देश के अंदर नैतिकता नहीं बची। देश के प्रति जो एक ड्यूटी होती थी, कर्तव्य होता था। आज आप रिटायर होकर चले जाएंगे, आप सीबीआई, कल किस तरह का स्टफ आएगा, ये तो कम से कम आपके कार्यकाल में ये तो आपकी लेगेसी मानी जाएगी ना, या नहीं मानी जाएगी? आप क्या छोड़ के गए, क्या आप दे करके गए, तो उस इतिहास में आप कैसे दर्ज होना चाहेंगे? वो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक फेमस लाइन है कि मुझे पूरा भरोसा है कि इतिहास मुझे न्याय देगा। और अच्छी बात उसमें ये हुई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पहले इतिहास ने उनको बहुत अच्छे से दर्ज किया, और उनका जो बाद में जो उनका सक्सेसर आया, उसकी आज हालत क्या है पूरे देश और दुनिया में, वो सारी दुनिया को दिखी। तो आशीष भाई, ये जो जुडिशरी में जो कुछ हो रहा है, वास्तव में ये चिंता का विषय है। किस तरीके से जजेस की नियुक्ति को लेकर के, केवल हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां जज अपने जजेस को चुनते हैं, और दुनिया में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं। और जब वो आया एनजेएसी, उसको जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया बिल्कुल एक तरफा ढंग से, उसका अब कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि बाकी सारी चीजें तो सिस्टम में आ गई थी, क्या जुडिशरी भी उस दिशा में, कम से कम कल का फैसला आया जिस तरीके से, उस पर जिस तरह की टिप्पणी आई है समाज के हर कोने से, वो कम से कम इस बात को प्रतिबिंबित भी करता है और स्थापित भी करता है। देखिए, आप एनजेएसी और कॉलेजियम की बात करेंगे तो कई बार क्या होता है, मोदी जी ने कहा, मोदी जी कई बार विदेशों में कहे कि मैंने बहुत सरल कर दिया, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे कानून थे, सबको एक कर दिया, बहुत सारे को कम करके एक कर दिया। तो वैसे ही अब एनजीएसी कॉलेजियम आप अलग अलग कह के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एनजीएसी को कॉलेजियम, कॉलेजियम को एनजीएसी कर सकते। मोटिव देखिए, आपने खाली जस्टिस सील नागू को बताया, आप बाकियों को भी तारीफ करनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसले करके आए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आए हैं श्री चंद्रशेखर, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, इनके पास अभी हाल की है, आप जा चेक करिए, अभी हाल की एक याचिका इनके पास थी, एक याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई थी, पीआईएल थी, कि ये जो मोहन भागवत हैं, इनकी इस देश में क्या हैसियत है, कोई मतलब संवैधानिक हैसियत, कुछ भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होल्ड करते हैं, कौन सी पोजीशन होल्ड करते हैं, इनकी क्या हैसियत है। इनको करीब करीब प्रधानमंत्री की इक्विवेलेंट सुरक्षा दी गई।
क्या कौन सी पोजीशन होल्ड करते हैं, मतलब वैलिड पीआईएल थी अगर हमसे पूछा जाए। लेकिन अब वही बात है, हमसे पूछे क्या करोगे, हम चाहे कम पढ़े लिखे कम बुद्धि के आदमी, वहां पे न्यायविद के पास याचिका थी। तो जस्टिस श्री चंद्रशेखर ही थे, उस वो याचिका अपने पास ही इन्होंने ली थी कि मोहन भागवत जो पोजीशन होल्ड, कौन सी पोजीशन होल्ड करते हैं और उनको किस आधार पर Z+ASL ये मिला हुआ है। उस याचिका को खारिज किया गया, सुनवाई उनवाई की बात नहीं, उस याचिका को बताया गया अच्छे से, मतलब उनको समझा करके याचिकाकर्ताओं को कि ये सब बिना मतलब का टाइम वेस्ट है, वो याचिका खारिज की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता अब न्यायमूर्ति होंगी, वो गवर्नमेंट पैनल में रही है, और गवर्नमेंट पैनल में रही हैं। और इतना नहीं, हिजाब वाला जो केस था कर्नाटका का, बड़ा महत्वपूर्ण, आपको याद हो, हिजाब वाले केस में ये इनका नाम काफी चर्चाओं में आया था, काफी चर्चा में आया था हिजाब के केस। तो आप केवल सील नागू के बारे में बता करके बाकी के प्रतिभा को या बाकी के न्यायिक जो है समझ को आप अंडरस्टिमेट मत करिए। करीब वो सारे इक्विवेलेंट है, 5 सारे इक्विवेलेंट हैं। उसमें हो सकता है कोई कमतर हो, लेकिन हम कमतर नहीं मानते हैं। अगर किसी की प्रतिभा छिपी होगी तो वो भी कल को आएगी, तो कमतर नहीं मानते। अब हम आपको दिखा देते हैं जो मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा भयंकर से टिप्पणी कर दी है। भैया दिखाइए जरा, हेडलाइन दिखाइए। देखिए, देयर इज करप्शन इन जुडिशरी, जजेज नीड नॉट बी ट्रीटेड एज होली काउ, मद्रास हाई। देयर इज करप्शन इन जुडिशरी, न्यायपालिका में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जजों को होली काउ जैसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, मद्रास हाई कोर्ट। आप इसको हिंदी में भी दिखा दीजिए, हिंदी में दिखा लाइए भैया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट जज पहले भी थे और आज भी हैं। जजों के साथ होली काऊ जैसा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट और जजों को आम आदमी की आलोचना से ऊपर नहीं माना जा सकता। कोर्ट और जजों को आम आदमी की आलोचना से ऊपर नहीं माना जा सकता, यानी कोर्ट और जजों की आलोचना खुल करके कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं है कि आलोचना करने पे वो मानना हो जाएगा। ये बिल्कुल समझ लें, इस देश के लोग भी समझें। यही डर तो भारी पड़ा है देश पर। अब ये हाई कोर्ट है, हो सकता है इस पर सुप्रीम कोर्ट ऐतराज जता सकता है, सुप्रीम कोर्ट जता सकता है। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है हेमंत भाई, उस बात को ध्यान रखिए। एक पैराग्राफ था, एक पैराग्राफ पर जिस व्यक्ति के सुप्रीम कोर्ट आने पर सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने 2 पन्ने का दस्तावेज रखा था, वो 2 पन्ने हमारे पास आज भी हैं। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने जस्टिस सूर्यकांत के बारे में लिख के क्या दिया था, वो सीजेआई एक पैराग्राफ लिखने पर मतलब वो आनंद फानंद में सीबीएसई हिला के रख देते हैं। इस सीबीएसई में 18.5 लाख बच्चों के मूल्यांकन का जो रायता फैला है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। मैं बहुत, देखिए मैं उस अब लाइन से, मैं तो इस हाई कोर्ट के जज को मानता हूं, इनके फैसले, इस बात पर मुझे कभी कोई वो नहीं है, न भय है न कुछ। लेकिन आप, मैं दर्शकों से पूछ रहा हूं, 4 लाइन लिखा था सीबीएसई किताब में, एनसीईआरटी की किताब में, एनसीईआरटी किताब में कि जुडिशरी में करप्शन है, एनसीईआरटी हिला दिया था। वो हटवाए नहीं, जो लोग लिखे थे उन सबको पैनल से बाहर कर दिया गया। अभी उनको वापस पैनल में डाला, पैनल से बाहर कर दिया गया। तुरंत आनंद फानंद में पेश करो, इधर आओ तुम जाओ, सब हुआ सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, एक पैराग्राफ जुडिशरी के भ्रष्टाचार पर था कि जुडिशरी में करप्शन है। 18.5 लाख सीबीएसई के बच्चे, उनके मूल्यांकन पर पूरे देश में कोहराम है और जवाब नहीं है किसी के पास कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी क्यों दिया गया, इस पर सुओ मोटो नहीं है। मतलब गजब हो भाई, आप लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए बैठे हो सुप्रीम कोर्ट में। हमको कोई बुरा नहीं कहेगा, बुरा जो कोई मुझको बोला कटघरे में खड़ा कर दूंगा। वाह, आपके बुराइयों की तरफ उंगली ना उठाए, नहीं तो उंगली आप
सलामत नहीं रहेगी। अब करिए मद्रास हाई कोर्ट पे, कहा है ना करप्ट थे करप्ट हैं और होली काऊ नहीं है ये। यही पैराग्राफ लिख क्यों ना दिया जाए एनसीईआरटी में हेमंत भाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और ये किसने कहा है? ये ऑर्डर कल ही आया है, जब कॉलेजियम की मीटिंग हो रही थी, कल ही ये ऑर्डर आया है। बेंच थी जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की और जस्टिस बी लक्ष्मी नारायण की। उन्होंने क्या कहा? दे नोटेड दैट इट हैड कम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ जुडिशियल करप्शन एंड सच ब्लैक शिप्स वर रेगुलरली शोन द एग्जिट डोर बाय द फुल कोर्ट ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। ये भ्रष्टाचार के मामले उनके सामने आए हैं और ऐसी काली भेड़ों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और आगे वो कोर्ट जो करते हैं वो मैं पढ़ दूं, हालांकि मैंने पेज भेजा था, एक बार दिखा भी दीजिएगा उसका सेकंड पेज। नन कैन डिनाई, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, देयर इज करप्शन इन द जुडिशरी, कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। देयर वर एंड आर करप्ट जजेस, पहले भी भ्रष्ट जज थे और आज भी। वी डू नो एंड हैव केम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ जुडिशियल करप्शन, हम जानते हैं और हमारे सामने न्यायिक भ्रष्टाचार के मामले आए। द फुल कोर्ट ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट की फुल कोर्ट में रेगुलरली शोज द एग्जिट डोर टू सच ब्लैक शिप्स, उनको नियमित तौर पे बाहर का रास्ता दिखाती रहती है। द कोर्ट ऑब्जर्व, ऑर्डर के अंदर है ये, वैसा मत मानिए, ठीक? तो इसको कहते हैं स्वीकारोक्ति। देखिए एक बात आपको माननी पड़ेगी कि सच्चाई को स्वीकार करने से या अस्वीकार कर देने से वो बदल नहीं जाती है, सच्चाई सच्चाई रहती है। दिल्ली में जज के घर में नोट जड़े हुए मिले कि नहीं मिले? वो पैसा ईमानदारी का तो नहीं हो सकता संभव तो उसमें क्या न्यायपालिका को रुक रहा? आज तक एफआईआर भी है उसके ऊपर, एक पिछले सीजे भी चले गए, ये भी चले जाएंगे, साल भर बचा हुआ इनका भी, साल से कम बच गया। तो आम आदमी क्या सोचेगा? अगर कोई गरीब जो चौकीदार क्लास 4 50 या 100 रुपए रिश्वत ले ले, उसकी तो 6 महीने जमानत नहीं होती, और यहां बोरों में नोट चल रहे हैं। क्या हुआ? उन्होंने अपने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा था, क्या हुआ उसका? एक महाभियोग प्रस्ताव आना था, उसका क्या हुआ? आप इनकार कर दोगे तो क्या सच्चाई बदल जाएगी? सवाल ये नहीं आशीष भाई, सवाल ये है आईना देखिए। और जिस पद पे आप बैठे हैं, इतने लंबे समय तक इस पे बैठने का अवसर बिरलों को ही मिलता है। आप चाहो तो आमूल चूल परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके का रुख सामने आ रहा है उस पे सब जगह चर्चा है, और वो चर्चा सकारात्मक नहीं है, अच्छी नहीं है, ये बात तो हर आदमी को पता है। आप एक केस को सुओ मोटो मंगा लेते हो अपने पास और फिर कह देते हो कि दोनों पक्षों से आग्रह है कि मीडिया से बात ना करो। आपको कैसे पता चला उस बात का? मीडिया से ही बात करो। तो मीडिया पे बात ना करो, ये फोकस होना चाहिए, या पीड़ित को न्याय पे फोकस होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। तो कुल मिला के आशीष भाई, जो परिस्थितियां हैं वो वास्तव में चिंताजनक है, और उनकी चिंता से ही अपने दर्शक साथियों को अवगत कराने के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर के, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, हम केवल सच्चाई बता रहे हैं कि देश में ये हो रहा है। और ये एक पहली घटना नहीं है, माफ कीजिएगा, और ये आखिरी भी घटना नहीं है, ये लगातार चल रहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं 2-3 छोटे छोटे इंस्टेंसेस आपको कोट कर दूं, ज्यादा नहीं। बाकायदा पूरी की पूरी स्थिति को समझना होगा कि इस देश में होता क्या है। आप हाल के अंदर देखिए, 2 एग्जांपल देता हूं। राफेल की कीमत पर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, याद है आपको? कीमत पर गया, लॉर्डशिप ने क्या कहा? हमने प्रक्रिया की जांच करा ली, कोई खामी नहीं। केस किस बात का था? कीमत का। इन्होंने क्या किया? जांच करा ली, छुट्टी कर दी बात। ये जो एसआईआर का इशू था, इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें कोई ये कह रहा था कि एसआईआर का फैसला, एसआईआर का अधिकार नहीं इनको ना? इसमें उसकी टाइमिंग पे सवाल थे कि किस तरीके से जो टाइमिंग हुई, जिस तरीके का चुनाव नजदीक है, और आप उसको सारे के सारे जो स्थापित जो परंपराएं हैं उन सबको खत्म करने पे टिके हुए। किसी ने सुना क्या आपको? क्या कह दिया कि एसआईआर ठीक है? एसआईआर पे सवाल नहीं था साहब, उसकी प्रक्रिया पे सवाल था, उसकी सारी चीजों पे, टाइमिंग पे, प्रक्रिया पे, और चुनाव आयोग की इंटीग्रिटी पर सवाल था। और लॉर्डशिप ने क्या कहा? चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है, वोट निर्धारण के उद्देश्य से सिटीजनशिप की भी सीमित जांच कर सकता है। गोदी मीडिया और बाकी सारे भगत क्या चिल्ला रहे थे? एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी। एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है, इस पे कोई आपत्ति नहीं है, किसी ने मना नहीं किया। किसने कहा कि एसआईआर नहीं करा सकता? सवाल तो कुछ और थे। सवाल ये थे उस पूरी प्रक्रिया और उसकी टाइमिंग पर, जिसके सहारे लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंपा गया, 27 लाख लोग वोटों को वोट नहीं डालने दिया गया।
और जब ज्यादा बात आई तो ये कह दिया गया कि अगली बार वोट डाल दीजिए। ये एक मानसिकता है। क्या माननीय सीजीआई महोदय की बेंच ने एसआईआर पर देश की जनता के इन सवालों का जवाब दिया? अगर असली मुद्दे आशीष भाई बाईपास हुए हैं तो न्यायपालिका की साख का क्या होगा? मेरा सवाल आपसे है। मैं आपके पास आया किसी एक्स मुद्दे के लिए, आपने फैसला कर दिया वाई का। और ये आज नहीं है, माफ कीजिएगा, 1 मिनट और लूंगा आपकी इजाजत से। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा जाता है, आजकल एक बड़ी परंपरा चल पड़ी है बीजेपी की, आईटी सेल की, आपके पोमेरियन चरण चांबुकों की, कि कोई भी बात हो, कोई सरकार पे उंगली उठाए थे, कोर्ट में चले जाओ। तो 2014 के बाद कोर्ट में वो पोजीशन गया, बहुत मामलों में गया। सिर्फ इशारों में बता देता हूं हुआ क्या। 2016 से 23 के बीच में नोटबंदी का केस चला, पता है ना आपको, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि नोटबंदी गलत थी, वाजिब थी, अपोजिशन ही गई थी। क्या फैसला आया? केंद्र के पक्ष में 4-1 का फैसला आ गया कि नोटबंदी ठीक थी। ये देश आज तक उससे उबर नहीं पाया, आज तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंटरव्यू में मुझे कहा था कि 2% से लेकर 3% तक की हमारी जीडीपी गिर जाएगी, और वही हुआ। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ठीक है, ठीक थी। राफेल डील का मैंने आपको बता दिया, पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई, केंद्र के पक्ष में कर दी गई। 2019 से 23 तक धारा 370 का चला, अपोजिशन गया, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के पक्ष में 370 को कायम रख, बहाल वो किया जिस तरीके से। 2019 में आधार की समीक्षा हुई, डेटा की जो सीक्रेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको लेकर क्या है फैसला किया गया? केंद्र के पक्ष में। 2019 से 20 सीए, नागरिकता संशोधन अधिनियम, क्या हुआ? नियम नहीं बने उसके, लेकिन कानून पर रोक नहीं लगी। नियम नहीं बने बहुत लंबे समय तक, कानून पर रोक नहीं लगा। 2020 में पीएम केयर्स फंड, क्या हुआ? आज तक क्या हुआ? कुछ हुआ? पेगासस का स्पाईवेयर, एलिगेशंस लगे, सारी बात हुई, क्या सामने आया? ये नहीं पूछ पाए सरकार से कि हमने पेगासस खरीदा भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सहारा देकर के छुट्टी। बहुत बड़ी चीज है। 2022 के अंदर पीएमएलए, ईडी को जो शक्तियां हैं उनको चुनौती दी गई थी कि भाई ईडी बहुत ही गलत कर रही है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को वो कर रही है। ईडी की शक्तियों को बड़े पैमाने पर उनको यूं कायम रखा गया, और जज साहब फिर रिटायरमेंट के बाद बढ़िया स्थापित हो गए, सारी कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें आपको क्या बता रही है? और कल का एसआईआर का फैसला आपके सामने। फिर आप कहते हो कि सवाल मत पूछिए। लोकतंत्र की एक ही तो खूबसूरती है शीश भाई, कि यार सवाल पूछे जा सकते हैं बिना किसी पे उंगली उठाए। और अगर सवाल खत्म हो जाएगी तो फिर डेमोक्रेसी कहां बचेगी? फिर तो मोहन भागवत वाला होगा। मोहन भागवत, आपने कहा क्या है मोहन भागवत? जरा पता करा लीजिए, आरएसएस हेडक्वार्टर की सुरक्षा में कितना खर्च होता है। मोहन भागवत की भी छोड़ दीजिए, आरएसएस हेडक्वार्टर को किस बात की सिक्योरिटी मिली हुई है? क्या महाराष्ट्र पुलिस सक्षम नहीं है उसके अंदर? ये सारे सवाल हैं। कैसे कैसे लोग, आज आप किसी अपोजिशन में हो तो आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। बीजेपी में जाने, काकोली घोष का जिक्र हम दूसरे शो में कर रहे थे, केवल उसने इस्तीफे दिए तृणमूल से और वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी अपने आप आ गई। आम आदमी पार्टी के सांसद जो उधर से इधर आए हैं, उन सबको क्या मिल गया? सोचिए आप, बिना मांगे मिलता है। और अपोजिशन में आप दहाड़े मार के मर जाओ तो भी नहीं मिलता है। तो न्यायपालिका का काम इन सब पे नजर रखना नहीं। आप निष्पक्ष हो चाहे ना हो, निष्पक्ष दिखने चाहिए, नहीं दिखने चाहिए। क्या हम ये सवाल पूछेंगे तो ये अवमानना है या देश की सेवा है? ये अरे भी दर्शकों को होगा भी तो हम पूछेंगे भाई, हम तो इतने बात में होगा भी पूछेंगे। मैं एक बात जानता हूँ, आप इतना पता है ना एसआईआर का, बस कुछ नहीं, इतना टेक्निकल में न जाए। एसआईआर संवैधानिक है, चुनाव आयोग के पास अधिकार है, सब ठीक है। लेकिन एसआईआर भारत, पाकिस्तान, होनोलुलु, मलेशिया में नहीं करवा रहा है ना ज्ञानेश कुमार, भारत में करवा रहा है ना। तो वही एसआईआर बिहार में अलग होगा, असम में अलग होगा और बंगाल में अलग कैसे होगा, ये बता दें मुझे जस्टिस सूर्यकांत। मैं आज के बाद सुप्रीम कोर्ट के पर एक भी निगेटिव मतलब सवाल पूछने वाला कार्यक्रम नहीं करूंगा। इतना बस बता दें सूर्यकांत, खाली इतना बता दें कि बंगाल में, बिहार में और असम में अलग अलग एसआईआर कैसे होगा, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, सब में अलग अलग एसआईआर कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बस इतना कोई बता दे। मैंने अलग अलग घर घर के लिए नियम अलग होगा, हर घर के लिए नियम फिर अलग बना दो एसआईआर का। कुल मिलाकर हेमंत भाई ऐसी बात है कि एक हमने व्यवहारिक अनुभव की मैं बात करता हूँ, कभी भी, और आप भी व्यवहारिक जीवन जिए हैं,
कहीं 10 आदमी बैठे हो, उस 10 में कोई बैंक का पैसा लेके भागा हो, फ्रॉडिया हो, 10 सब सर्किल में दोस्त में सब टाइप के लोग होते हैं, और आप उसी में हो, तो ऐसे हो कि जो बैंक का पैसा लेके भागे हो, फ्रॉड हो, किसी का पैसा, आपका पैसा लेके गए हो 5 साल पहले, न लौटाया हो, माल दिया हो पैसा, 10 बार व्हाट्सएप करने पर भी न दिया हो, आपने मांगा हो तो भी निगेटिव, मतलब उस पर हाँ ना करके टाल गया हो, और आप 10 लोग बैठे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उसमें खाली आप चर्चा एक बार छेड़ दो कि अरे इस देश में बड़े फ्रॉडिये इकट्ठा हो गए, बैंक का पैसा मारते हैं, लेक पैसा मारते हैं। अगर दो चीज होगी, या तो पार्टी से उठ के चले जाएंगे, और अगर वो ताकतवर होंगे आपको दबाने की स्थिति में, तो कहेंगे ये चर्चा नहीं होगी यहाँ पे, ये चर्चा नहीं होगी। ठीक, बस वही स्थिति है और कुछ नहीं। बेईमान ये सुनने को नहीं तैयार होता, वो बेईमानी पे चर्चा नहीं चाहता, चोर चोरी पे चर्चा नहीं चाहता, फ्रॉड पे चर्चा नहीं चाहता। यही सच है, यही अंतिम सच है। ये सच तीखा लगे मीठा लगे, हम हलवाई की दुकान नहीं खोले हैं, हम सवाल करने बैठे हैं, जिसको तीखा लगना मीठा लगना जो लगना लगता है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।